खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है श्री 420। यह फिल्म वर्ष 1955 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली 3 फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राज कपूर और फिल्म में मुख्य भूमिका राज कपूर और नरगिस दत्त ने निभाई थी, जबकि विलन की भूमिका में थे रेमो और नादिरा। वहीं इस फिल्म में ललिता पवार आदि कलाकारों ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी ने। एक से बढ़कर एक श्रुति मधुर गानों से संबद्ध इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियां को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। दिल का हाल कहे दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्ची मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, हो रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था तेरा दिल और था, तेरे आंखों में मीठी कटारी न थी, तेरे आंखों में मीठी कटारी न थी। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, हो रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। प्यार हुआ इकरार हुआ, फिर प्यार से क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल, कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हम खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, बढ़ते जाएं हम सेनानी जैसे एक दरिया तूफानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। ओ जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना, जरा देखते जाना, दिल तोड़ के तो चल दिए, मुझको ना भुलाना, मुझको ना भुलाना। ओ जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना, जरा देखते जाना। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के,
जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म श्री 420 की पूरी कहानी। फिल्म श्री 420 की कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति राज, जिसकी भूमिका राज कपूर ने निभाई है, वह काम की तलाश में एक छोटे शहर से मुंबई जा रहा है। बम्बई जाने वाले नेशनल हाईवे में उसे लगातार गाड़ियां आती जाती दिखती हैं, तो वह चक्कर-घिन्नी खाकर सड़क पर ही गिर जाता है। इस कार में सेठ सोनाचंद धर्मचंद, जिसकी भूमिका नीमू ने निभाई है, अपने परिवार के साथ जा रहा है। वह अपने ड्राइवर से कार रोकने और सड़क पर गिरे राज को गाड़ी में लाने के लिए कहता है। राज को बेहोश जानकर सेठ सोनाचंद धर्मचंद ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाकर एक हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। यह सुनकर राज अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि वह वास्तव में बेहोश नहीं है, बल्कि वह तो चलते चलते थक जाने के कारण गिर पड़ा था। तब सोनाचंद धर्मचंद उसे अपनी कार से उतार देता है। राज उससे कहता है कि वह झूठ बोला कि ये लोग उसे गाड़ी पर ले जाते, और जब इसने सच बता दी तो गाड़ी से उतार दिया। फिर वह उनसे अपनी गाड़ी में इसे बिठा लेने का निवेदन करता है, लेकिन इस बात को सेठ सोनाचंद धर्मचंद मानने से इनकार कर देता है और वह राज को वहीं सड़क पर उतार कर आगे बढ़ जाता है। कार से उतारे जाने के बाद राज पैदल ही चलते चलते बम्बई आ जाता है और लोगों से कुछ काम मिलने की बात पूछता है, लेकिन कोई उसे इस बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है और अपने अपने काम पर तेजी से चला जाता है। तभी उसे एक भिखमंगा वहाँ दिखाई पड़ता है। या उसके पास चला जाता है और यहाँ के लोगों के इस व्यवहार को लेकर सवाल करता है। तब वह भिखमंगा उससे कहता है कि मुंबई है, यहाँ इंसान का कोई मोल नहीं, यहाँ 420 करने वालों को ही काम, नाम और शोहरत मिलती है। तब राज उससे वहाँ की किसी ऐसे दुकान के बारे में पूछता है जो पुराने सामानों की खरीद बिक्री करता हो। तब भिखमंगा उसे सामने की ऐसी ही एक दुकान दिखा देता है। राज जब उस दुकान पर आता है तो पाता है कि उस दुकान पर विद्या नाम की एक महिला, जिसकी भूमिका नरगिस ने निभाई है, अपने हाथ का कंगन बेचने आई हुई है। दुकानदार के पूछने पर वह बताती है कि इस कंगन को वह इसलिए बेचना चाहती है ताकि इससे मिले पैसे से वह उसके पूर्व में लिए गए उधार के रुपये लौटा दे, और कुछ पैसे की से भी ज़रूरत है ताकि पिताजी के टूटे पैर की इलाज करवाई जा सके। तब वह दुकानदार बिना कंगन खरीदे ही उसे कुछ और रुपये उधार दे देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारी स्थिति सुधरेगी तो इसे लौटा देना। इस पर विद्या कहती है कि ना जाने कब उसके दिन सुधरेंगे। तब वह दुकानदार उससे कहता है कि एक कोई राजकुमार तुम्हें ढूंढते हुए एक दिन आएगा और तुमसे ब्याह रचाएगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा और तुम मेरे रुपये भी वापस कर पाओगी। इसके बाद विद्या वहाँ से रुपये लेकर चली जाती है, लेकिन राज का ध्यान विद्या पर ही अटक कर रह जाता है। तब दुकानदार उसके कान के पास एक भोंपू बजाकर उसका ध्यान आकर्षण करते हुए उससे सवाल करता है कि वह क्या खरीदने के लिए यहाँ आया है। तब राज उसे बताता है कि वह खरीदने नहीं बल्कि अपने ईमान का मॉडल बेचने आया है। जब यह उस दुकानदार को बताता है कि वह एक स्नातक है, तब दुकानदार उसे सलाह देता है कि वह अपने ईमान के इस मेडल को बेचने की जगह इसके पास गिरवी रख दे, और जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वह अपना ईमान वाला यह मॉडल यहाँ से ले जा सकता है। इसके लिए दुकानदार राज को 40 रुपया देता है। राज इस रुपये को लेकर रास्ते में ताश की पत्ती खेलने वाले लोगों को देखता है, तो उस गिरोह के सदस्य के बहकावे में आकर वह भी ताश की पत्तियों पर इस उम्मीद से दांव लगा देता है कि जल्दी ही कुछ पैसे उससे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब वह उस ताश की पत्ती पर रुपया डालता है तो वह गिरोह सभी पैसों को अपने पास समेट लेता है। इस पर यह उसे उस पत्ती को दिखाने के लिए कहता है, लेकिन तभी गिरोह का अन्य सदस्य इसके ताश की पत्ती को उलट पुलट देता है और इसके साथ मारपीट करने लगता है। साथ ही इसके पॉकेट से बाकी बचे हुए पैसे भी निकाल लेता है। ताश पत्ती गिरोह के द्वारा इस पॉकेट से पैसे निकाल लिए जाने की बात से अनजान राज गंगाबाई नाम की एक केला बेचने वाली, जिसकी भूमिका ललिता पवार ने निभाई है, के पास जाकर उससे केले का भाव पूछता है। गंगाबाई इसे 2 आने में 3 केले देने की बात करती है।
तब वह 3 आने में 2 केले देने के लिए कहता है। शुरू में तो गंगाबाई इस दर पर केला बेचने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब वह हिसाब लगाकर देखती है तो वहाँ से जा रहे राज को आवाज़ देकर अपने पास बुला लेती है और उसे उसकी शर्त पर 3 आने में 2 केले देने लगती है। केले लेकर जब राज उसे उसके पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो वहाँ पैसे नहीं पाकर सन्न रह जाता और केला बेच रही गंगाबाई से उसके पैसे पॉकेट मार के द्वारा मार लिए जाने की बात कहते हुए केले को वापस लौटाने लगता है। तब गंगाबाई उसे यह कहकर केला दे देती है कि जब उसके पास पैसे हो जाए तब वह आकर केले के पैसे इसे दे दे। राज केले को लेकर जाने लगता है तो उसे एक छोटा भूखा बच्चा दिखाई पड़ता है। या उसी बच्चे को एक केला खाने के लिए देता है और उसे केले के छिलके को लापरवाह ढंग से जहाँ तहाँ नहीं फेंकने की बात करते हुए उसे दिखाने के लिए केले के छिलके को वहीं सड़क पर फेंक देता है और बगल में बैठकर दूसरा केला खाने लगता है। तभी विद्या जो उधर से गुजर रही है उस केले के छिलके पर पैर पड़ जाने की वजह से गिर जाती है और राज तथा अन्य लोग उसे देखकर हंसने लगता है। तो विद्या राज को इसलिए फटकार लगाती है, लेकिन वह भी केले के छिलके को सड़क पर दूसरी जगह फेंक देती है, जिससे कई और लोगों के साथ राज भी उस छिलके पर पैर पड़ने की वजह से फिसल कर गिर जाता है। राज को केले की छिलके की वजह से गिरते देख विद्या भी हंसकर उसे उपालंब देते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन भर नौकरी ढूंढने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर एक दिन जब राज एक फुटपाथ पर थक हार कर सोने जाता है तो फुटपाथ पर रहने वाला इसे यहाँ से भगाने लगता है। सब मिलकर राज की पिटाई करने लगते हैं। तब गंगाबाई अपनी झोपड़ी से निकलकर वहाँ आ जाती है और फुटपाथ पर रहने वाले को हिदायत देती है कि जब तक इसे नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक यह यहीं फुटपाथ पर सोएगा। गंगाबाई के चले जाने के बाद फुटपाथ पर सोने वाले लोग राज से उसका परिचय पूछने लगते हैं। तब राज एक गाना के माध्यम से अपना परिचय देता है, साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि यह एक ग्रेजुएट है। एक दिन जब रात में वह समुद्र के किनारे स्थित एक खोह में सो रहा होता है तो एक पुलिस आकर उसे जगाते हुए यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पुलिस के द्वारा भगाए जाने पर जब यह समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है तो विद्या को वहाँ कुछ बच्चों के साथ घरौंदा बनाकर खेलते हुए देखता है। वह जानबूझकर अपने पैरों से उस घरौंदे को तोड़ देता है। इस पर विद्या उससे कहती है कि आपको बच्चे के घरौंदों को तोड़ना नहीं चाहिए। तब वह विद्या से पूछता है कि तब उसे क्या करना चाहिए। इस पर विद्या उससे कहती है कि उसे समुद्र में जाकर डूब मरना चाहिए। विद्या के ऐसा कहने पर वह समुद्र स्थित एक चट्टान पर जाकर छलांग लगा देता है और समुद्र के पानी में डूबने उतराने लगता है। इसे देखकर विद्या भी समुद्र में छलांग लगा देती है और राज को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आती है। फिर वह राज को इस तरह से आत्महत्या करने के प्रयास करने के लिए धिक्कारने लगती है। तब राज बड़े भोलेपन से उसे बताता है कि वह आत्महत्या कहाँ कर रहा था, यह तो उसके द्वारा समुद्र में डूब मरने की बात कहने का पालन कर रहा था। तब विद्या उससे अब यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन राज उसके साथ साथ ही चलता रहता है। तभी वही पुलिस वाला वहाँ आ जाता है जिसने राज को कुछ ही समय पहले वहाँ से डांट टपट कर भगाया था। राज विद्या को छोड़कर कुछ दूर आगे चला आता है और उस पुलिस को बताता है कि यही उसकी पत्नी है जिसके रूठ जाने की वजह से यह उस खो में था और अभी भी यह मेरे साथ जाना नहीं चाहती है। तब पुलिस वाला विद्या के पास आकर उसे राज के साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि राज की कही की बातों के अनुसार ये दोनों पति पत्नी हैं। राज चलते हुए विद्या के साथ उसके घर के निकट जब आता है तब विद्या राज से अपनी राह चले जाने के लिए कहती है। इस पर राज हेठी दिखाते हुए उसके पिता से मिलने की बात कहकर उसके पिता के पास चला आता है और उसे भी विद्या के द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास में समुद्र में छलांग लगाने तथा खुद के द्वारा बचाए जाने की बात बताता है। यह सुनकर विद्या के पिता जो विकलांग हो गए हैं राज से प्रभावित हो जाता है और विद्या से राज के लिए चाय बनाने के लिए कहता है। विद्या चाय बनाकर राज को देते हुए यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसके स्कूल का समय हो गया है। इसके बाद विद्या बच्चों को पढ़ने अपने पिता के द्वारा खोले गए स्कूल आ जाती है। यहाँ वह पहेलियाँ बुझाकर बच्चों को अक्षर और मात्राओं का ज्ञान देने लगती है। तभी राज भी वहाँ आ जाता है और एक ऐसी पहेली पूछता है जिसका जवाब ना तो बच्चे दे पाते हैं और ना ही विद्या दे पाती है। तब राज उस पहेली का अर्थ बताते हुए बच्चों के साथ आनंद मनाता है और बच्चों की छुट्टी कर देता है, जिससे खुश होकर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। विद्या जब राज को इस बात के लिए टोकती है तो वह कहता है कि बच्चों को भी तो खुशियाँ मनाने का मौका मिलना चाहिए और फिर वह विद्या से रोमांस की बातें करने लगता है।
विद्या के पास से जब राज फुटपाथ वाले अपनी पुरानी जगह पर आता है तो सब उसे देखकर खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उसने इन सभी लोगों को घर बनवा कर देने की बात कही है। यहीं से एक व्यक्ति से यह भी पता चलता है कि वह पूर्व में एक धोबी की लॉन्ड्री में काम करता था, लेकिन लॉन्ड्री मालिक के द्वारा इसके आधे पैसे एक काम में गड़बड़ी होने के नाम पर काट लिए जाने से नाराज होकर उसने इस नौकरी को छोड़ दिया है। यह जानने के बाद राज उस धोबी के पास जाकर खुद को ग्रेजुएट होने और पुरस्कृत होने की बात बताते हुए उससे यहाँ काम मांगता है। तब वह धोबी उससे कहता है कि यहाँ इन डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मन लगाकर काम करोगे तो तुम्हें महीने में 40 रुपये पगार दिए जाएंगे। राज इस को स्वीकार कर लेता है। एक दिन राज धोबी के यहाँ धुलने आए एक अच्छे सूट पैंट को पहनकर विद्या से मिलने जाता है। वह धोबी की उस दुकान को ही अपनी दुकान बताकर इस समय अपने दिन बड़े ठाठ से गुजरने की बात करता है। तब विद्या उससे कहती है कि उस समय इसने सिर्फ उसके वस्त्र को देखकर इसके बारे में उस गलत अनुमान लगा लिया था। फिर वह उसके फटे हुए जूते को देखती है तो उसकी हकीकत समझ मुस्कुराने लगती है। तब राज खुद को असहज पाकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन विद्या इससे मिलने उस लॉन्ड्री में चली जाती है। उसे आते देख राज पहले तो उसे दिखाने के लिए दूसरे का धुलने आया एक अच्छे वस्त्र को पहन लेता है। इसके बाद वह उसे उतार कर अपना वस्त्र पहन लेता है और विद्या से आकर मिलता है। विद्या जब उसे कुछ समय पूर्व अच्छे कपड़े में होने की बात बताती है तो वह कहता है कि उसने कपड़े पहने नहीं थे, वह तो कपड़े यही टंगे हुए थे। यहाँ वह अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है क्योंकि काम करने के दौरान अच्छे कपड़े खराब हो सकते हैं। इसके बाद वह विद्या को अपने साथ लेकर साथ चलते हुए एक चाय की दुकान पर आता है। चाय के दुकान पर विद्या को बिठाकर वह चाय वाले के पास जाकर 2 कप चाय अच्छी तरह से बना कर देने के लिए कहता है। इस पर चाय वाला उससे कहता है कि जब तक वह बकाये का पैसा नहीं दे देता है तब तक उससे आगे चाय नहीं दी जाएगी। तब राज विद्या को दिखाते हुए उससे आज भर चाय देने की मिन्नतें करने लगता है। तब चाय वाला यह कहकर चाय देने के लिए राजी हो जाता है कि चाय की आज की कीमत उसे आज ही चुकानी पड़ेगी। चाय बनाकर चाय वाला विद्या के हाथों में तो चाय पकड़ा देता है, लेकिन इसके लिए यह चाय अपने हाथों में रखकर पैसा देने का इशारा करता है। तब अपनी मिट्टी पलीद होते देख या उससे बचने के लिए विद्या से छुट्टे पैसे होने को लेकर सवाल करता है और कहता है कि इसके पास 100 रुपये के नोट हैं, लेकिन इस चाय वाले के पास इतने छुट्टे कभी नहीं आते। तब विद्या उसे छुट्टे पैसे दे देती है जिसे वह चाय वाले को दे देता है। इसके बाद वह वहाँ बैठे बैठे पहले तो चाय वाले की प्रशंसा करता है, फिर कहता है कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन घर बसाने के लिए एक पत्नी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वह कहता है कि मेरे पास तो 40 रुपये ही महीने में आते हैं, इससे घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई दोनों संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर वह मदद करे तो ऐसा संभव है। इस पर विद्या उसकी भावना को समझते हुए उसे अपनी सहमति दे देती है। विद्या से सहमति पाते ही राज यह कहकर वहाँ से चलने लगता है कल छुट्टी का दिन है, ऐसे में कल या उसके घर जाकर उसके पिता से उसके साथ अपनी शादी की बात करेगा। तब विद्या भी वहाँ से चलकर अपना घर चली आती है। विद्या के वहाँ से जाते ही इसे कपड़े पर ही स्त्री छोड़कर यहाँ चले आने की याद आती है और जब यह दौड़कर लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ आग लगा हुआ पाता है। तब यह एक पाइप से पानी छिड़क कर आग को बुझा देता है। तब तक लॉन्ड्री का मालिक भी वहाँ आ जाता है और राज को इसके लिए 10 रुपये हर्जाना के साथ रविवार की छुट्टी काट लेने की बात करता है। तब राज रविवार के दिन की छुट्टी मांगता है और पहले ही से कहीं जाने की बात उसे बताता है, लेकिन लॉन्ड्री मालिक उसे पूरी छुट्टी न देकर एक कपड़े की डिलीवरी देने के बाद छुट्टी पर जाने की बात करता है। राज जब इस कपड़े की डिलीवरी देने के लिए नियत स्थान पर जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। जल्दी डिलीवरी देकर विद्या के पास जाने के खातिर वह उस भवन के अंदर वाले कमरे में चला जाता है और वहाँ कपड़ा लेने की आवाज़ लगाने लगता है। इस पर माया, जिसकी भूमिका नादिरा ने निभाई है, इसे वहीं बैठने के लिए कहती है। इस बीच राज वहाँ रखे ताश की गड्डी को इस प्रकार से फेंटता है कि एक ही जगह चारों बादशाह, एक ही जगह चारों रानी और एक ही जगह चारों इक्का इकट्ठा हो जाता है। यह देखकर नादिरा उसे भी अपने धंधे में शामिल करने की योजना बना लेती है। हालांकि राज उसे डिलीवरी पत्र पर दस्तखत कर वापस लौटाने के लिए कहता है ताकि वह इसे मालिक को सुपुर्द कर अपने सामान की डिलीवरी होने की बात बताकर विद्या से मिलने चले जाए। इस पर माया उसे अब अपने संग चलने के लिए मजबूर कर देती है। वह राज को राजकुमार बनाकर जुए के एक अड्डे पर लाती है। यहाँ मौजूद शहर के सभी प्रतिष्ठित लोगों को यह राज का परिचय एक राजकुमार के रूप में देती है। राज भी अब राजकुमार की तरह ही व्यवहार करने लगता है।
जुए में अपनी चालाकी से सभी के पैसे को जीत लेता है। तभी सेठ सोनाचंद धर्मचंद वहाँ आ जाता है। माया उससे भी राज का परिचय राजकुमार के रूप में ही कराती है। तब वह कहता है कि लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है। तब राजकुमार भी अपनी बड़प्पन की बात बताते हुए कहता है कि कहीं ना कहीं दोनों की भेंट हुई होगी, क्योंकि इसका भी तो बड़ा कारोबार है। इसके बाद जब राजकुमार और माया सारे पैसों के साथ वहाँ से जाने लगते हैं, तब सेठ सोनाचंद धर्मचंद राजकुमार से उसके साथ भी जुआ खेलने के लिए कहता है। जुए के इस खेल में जब राजकुमार ताश का पत्ता फेंटने लगता है, तब वह उसे ऐसा करने से रोक देता है और खुद ताश के पत्ते को बांटता है। इसके बाद दोनों तरफ से ब्लैक चालू हो जाता है। एक समय राजकुमार यह कहकर चला जाता है कि उसे फ़ोन पर कुछ आवश्यक बातें करनी है। फ़ोन पर वह झूठी ज़ोर ज़ोर से बोलकर इस तरह की बातें बोलता है जिससे लगे कि उसके पास काफ़ी मजबूत पत्ते हैं। फ़ोन कर जब राजकुमार ताश खेलने की जगह पर आता है, तो सेठ सोनाचंद धर्मचंद उससे पूछता है कि फ़ोन पर क्या बात हुई। इस पर राजकुमार बताता है कि फ़ोन पर यह बात हुई कि अगर उसके पत्ते मजबूत हैं तो वह 50,000 रुपया तक का दांव आसानी से लगा सकता है। फिर ऐसा करते हुए उसने 50,000 रुपये का दांव लगा ही दिया। यह देख सेठ सोनाचंद धर्मचंद का धीरज डोल गया। बाद में लोगों के आग्रह पर जब उसने अपने पत्ते खोले तो वो पत्ते काफ़ी कमज़ोर लेकिन तब तक तो वह जीत चुका था। इसके बाद वहाँ इसके जीतने पर सेठ सोनाचंद धर्मचंद ने उसे बधाई देते हुए कहा कि यद्यपि वह जुए में उससे हार गया है, लेकिन उससे मिलना ही इसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जुए के अड्डे से सारा पैसा लेकर माया अपने घर आती है और सारा पैसा खुद रखकर 100 रुपया राज को देने लगती है। इस पर जब राज उससे और पैसे की मांग करता है, तब वह राज को एक लॉन्ड्री में काम करने वाला जिसे 40 रुपया माहवारी मिलता है जैसी बातें कहकर अपने घर से भगा देती है। माया के घर से फिर से लॉन्ड्री में काम करने के लिए राज लौट आता है, तो यहाँ एक दिन उससे मिलने सेठ सोनाचंद धर्मचंद आ जाता है और माया द्वारा उसे इस प्रकार से दुत्कार कर भगा देने की घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। फिर वह राज से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे मिलना एक बड़ी बात है, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर बड़े पैसे बना सकते हो। इसके बाद वह राज को 10,000 रुपया पेशगी देता है और वहाँ से चला जाता है। इस बीच दिवाली आ जाती है। हर जगह इस त्यौहार की धूमधाम रहती है। गरीबी में ही सही विद्या भी अपने घर को रोशन करने में जुटी है। इसी क्रम में वह राज को भी याद कर रही होती है। तभी राज हाथ में 2 बड़े बड़े पैकेट लिए हुए वहाँ आ जाता है। एक पैकेट में विद्या के पिता के लिए वस्त्र होता है, जिसे वह विद्या के पिता को देकर उसे पहनवा देता है, और दूसरे पैकेट का वस्त्र विद्या को देकर उसे पहनने के लिए कहता है। पहले तो विद्या राज के दिए हुए उपहार वाले इस वस्त्र को पहनना नहीं चाहती है, लेकिन राज की जिद और फिर पिता की भी इसमें सहमति होने पर वह इसे पहन लेती है। इसके बाद राज विद्या से मंदिर जाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले लेता है, लेकिन वह विद्या को मंदिर की जगह शहर के रईसों के अड्डे पर ले आता है, जहाँ इस समय शराब और जुए का दौर चल रहा है। विद्या को यह नागवर गुजरता है और वह राज को यहाँ से वापस चलने के लिए कहती है। राज विद्या के साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन तभी माया सामने से आकर इसका रास्ता रोक लेती है। इस पर राज माया को एक तरफ हट जाने के लिए कहकर माया से किनारा करते हुए विद्या के साथ बढ़ने लगता है। तभी सेठ सोनाचंद धर्मचंद वहाँ आकर राज को दी हुई अपनी पेशगी की बातों की याद दिलाते हुए कहता है, इस समय तुम्हें विद्या की नहीं माया की ज़रूरत है। तब माया जबरन राज को अपने आगोश में ले लेती है और अब उसे मुड़ मुड़ कर विद्या की तरफ देखने से मना करती है। विद्या वहाँ से भड़क कर अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ शराब और कबाब तथा जुए का दौर देर रात तक चलते रहता है। रईसों की इस पार्टी के देर रात खत्म होने के बाद राज जीते हुए पैसे को लेकर शराब के नशे में विद्या के घर विद्या से मिलने पहुँच जाता है। यहाँ वह इस पैसे के बल पर बहुत कुछ करने का ख्वाब विद्या को दिखाता है, लेकिन विद्या यह कहकर उसे अपने घर में आने से रोक देती है कि उसे ऐसी गंदी हरकतों से कमाई पैसे और शराब में डूबी हुई ज़िंदगी पसंद नहीं है। उसे तो ईमान को जिंदा रखकर अपनी मेहनत से कमाई गई पैसों से जीने वाली ज़िंदगी ही पसंद है। विद्या के पास से राज सेठ सोनाचंद धर्मचंद के पास आता है और उससे इस जुए के धंधे के अलावा कोई दूसरा काम देने की बात करता है। इस पर सेठ सोनाचंद धर्मचंद उसके नाम पर राज एंड राज नाम वाली एक नकली कंपनी खोल देता है। यह कंपनी तिब्बत में सोने की खान होने की बात बताते हुए लोगों को काफ़ी कम दाम पर सोना उपलब्ध कराने की बात करती है। इस नकली कंपनी के झूठे दावे से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इसमें पैसे लगा भी देते हैं। एक दिन राज अपनी गिरवी रखी हुई उस
ईमान की प्रतीक को वापस लेने के लिए उस पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री करने वाले की दुकान पर आता है, जहां उसने अपने अच्छे आचरण के लिए मिले तमगे को गिरवी रखा था। दुकानदार को सूद समेत राशि का भुगतान कर ईमान की सर्टिफिकेट को लेकर राज वहां से जाना ही चाहता है कि तभी विद्या वहां आकर उसे ईमान का सर्टिफिकेट वापस लेते हुए देख लेती है। वह राज पर ताना मारते हुए कहती है, गजब जमाना आ गया है। ईमान को ताक पर रखकर गलत कमाई से अब लोग ईमान का तमगा खरीदने लगे हैं। राज विद्या के इस तंज का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन अब वह एक अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजरने लगता है। मन बहलाने की खातिर एक दिन वह उस फुटपाथ पर चला आता है जहां शुरुआती कुछ दिन उसने यहाँ बिताए थे। जिस समय वह उस फुटपाथ पर पहुंचता है उसमें वहां भारी जश्न मनाया जा रहा था। इसे देखकर राज भी उस जश्न में शामिल हो जाता है। जब जश्न समाप्त होता है तो फुटपाथ वाले सारे लोग राज की बड़ाई करने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो लगता था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास सीरत है, शोहरत है, हर कुछ है, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी वैसे ही उदार है। उसे देखकर गंगाबाई भी वहां आ जाती है और शान से कहती है कि आखिर यह बेटा मेरा है, मेरी तरह इसका भी हृदय उदार है। फिर सब जश्न मनाने जाने के कारण बताते हुए राज से पूछता है कि वह इन लोगों के लिए घर बनवा देगा ना। राज उन लोगों के मन की बात रखने के उद्देश्य से पहले ही की तरह एक बार फिर से उन लोगों के लिए घर बनवा देने की बात करता है। तभी एक व्यक्ति के हाथ में वह एक विज्ञापन देखता है जिसमें उसके ही नाम वाली कंपनी के द्वारा लोगों को 100 रुपया में घर देने की बात कहकर 100 रुपया जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाने की बात लिखी हुई है। इस विज्ञापन को देखने के बाद राज उन लोगों से विदा लेकर सेठ सोनाचंद धर्मचंद के पास आ जाता है। यहाँ आकर राज गुस्से में सेठ सोनाचंद धर्मचंद से पूछता है कि आखिर 100 रुपया में कैसे किसी को मकान बनाकर दिया जा सकता है। इस पर सेठ सोनाचंद धर्मचंद राज का गुस्सा शांत करने के लिए कहता है कि मकान बनाकर देना ही नहीं है, इसलिए यह 100 रुपये भी आ रहे हैं तो कम नहीं है। तब तक एक नौकर आकर कुछ लोगों के राज से मिलने आने की बात बताता है। राज खिड़की से उन लोगों को देख लेता है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इसे शुरुआती दिनों में फुटपाथ पर रहने के लिए जगह दी थी। तब वह नौकर से उन लोगों से यह कहकर मिलने से इनकार करने लगता है कि आज ऑफिस बंद हो गया है, अब कल मुलाकात होगी। लेकिन सेठ सोनाचंद धर्मचंद नौकर से उससे कुछ लोगों को एक एक कर यहाँ बुला लेने के लिए कहा, क्योंकि उसका विश्वास है कि आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद फुटपाथ वाले छोटे छोटे समूह में आकर मकान पाने की उम्मीद में बरसों से अपना पेट काट कर बचाई गई राशि को राज को थमा देता है। इसमें वह भिखमंगा भी शामिल होता है जिससे राज की मुंबई में सबसे पहले मुलाकात हुई थी। इसमें गंगाबाई भी शामिल थी, जो अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने बचाए हुए पैसों से 3 अन्य लोगों के लिए मकान खरीदने के लिए पैसे दे रही थी, जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं पुर रहे थे। इन लोगों के पैसे को राज लॉकर में रख देता है और इन लोगों की हकीकत की चर्चा सेठ सोनाचंद धर्मचंद से करते हुए कहता है कि इन लोगों के लिए मकान बनने चाहिए। साथ ही वह इसके बाद उसके धंधे को छोड़ने की भी बात करता है। राज की स्थिति को देखते हुए सेठ सोनाचंद धर्मचंद धमकी देते हुए कहता है कि अगर वह इससे नाता तोड़ना चाहेगा तो वह इस मामले को पुलिस में ले जाएगा और उसे जालसाजी के मामले में फंसा देगा, क्योंकि इन सारे शेयर के कागजों या मकान के लिए अग्रिम लिए जाने वाले कागजों पर उसके ही हस्ताक्षर हैं। इस घटना के बाद अब राज को इस बात का एहसास होने लगता है कि 420 के इस धंधे में पैसे भले ही बनाए जा सकते हैं लेकिन ईमान नहीं बनाया जा सकता, चैन की जिंदगी नहीं जी जा सकती। इस समय विद्या की कहानी एक एक बात उसे याद आने लगती है। तभी माया वहाँ आ जाती है। माया इसे कहती है कि वह सारे रुपये इसे देकर इसके साथ यहाँ से भाग जाए, बाद में दोनों इस पैसे को आपस में बांट लेंगे। माया राज को इस मामले में जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि जल्दी ही सेठ सोनाचंद धर्मचंद उसके पास से इन रुपयों को लेने के लिए आ रहा है और रुपयों को लेकर वह एक हवाई जहाज का टिकट इसे थमा देने वाला है ताकि पुलिस से बचने के लिए दूसरे देश भाग जाए। और इसके भागने के बाद वह पुलिस को यह बात बताकर कि सारे पैसे लेकर राज भाग गया है, मामले को संभाल लेगा, पैसे कमा लेगा। फिर माया अपने साथ एक हवाई टिकट लाने की बात बताती है। राज के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, फिर भी वह बैग में सारे रुपये को भर लेता है और उसे बैग में वह एक पिस्टल भी रखता है। फिर वह माया से कहता है कि यहाँ से पैसे लेकर यही जाएगा, जिसके बाद ये दोनों बांट लेंगे। माया इसके लिए तैयार नहीं होती है और उससे
रुपयों से भरा हुआ बैग छीनने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब राज उसे चकमा देकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन जिस जिस दरवाजे से वह भागने का प्रयास करता है उन सभी दरवाजों पर या तो सेठ सोनाचंद धर्मचंद को सामने पाता है या फिर उसके लोगों को। जब सेठ सोनाचंद धर्मचंद और उसकी आदमी राज के इस बैग को छीनने में सफल होता दिखता है, तब वह उस बैग को माया की तरफ उछाल देता है। माया जब उस बैग को लेकर भागने का प्रयास करती है, तब फिर से सोनाचंद धर्मचंद और उसका आदमी माया को पकड़ लेता है। तब माया उस बैग को फिर से राज की तरफ उछाल देता है, लेकिन इस क्रम में एक बार जब वह बैग बीच में ही गिर जाता है, सेठ सोनाचंद धर्मचंद उसे हथिया लेता है। फिर इस छीना झपटी में बैग फट जाता है, जिससे सारा पैसा फर्श पर बिखर जाता है। साथ ही इस बैग में से एक रिवॉल्वर भी नीचे गिरता है, जिसे सेठ सोनाचंद धर्मचंद उठा लेता है और उसे दनादन 6 गोलियां राज के शरीर पर चला देता है। राज वहीं गिरकर मृतवत पड़ जाता है। सेठ सोनाचंद धर्मचंद अपने आदमियों से अधिकांश पैसे को वहां से गायब करवा देता है और पुलिस को फोन कर देता है। तब तक विद्या भी वहां आ जाती है और राज को इस प्रकार मृत्युवत पड़ा देख काफ़ी दुखी होती है। पुलिस के यहाँ आने पर सेठ सोनाचंद धर्मचंद पुलिस से कहता है कि यह लोगों के जमा पैसे को लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे ऐसा करने से रोकने के लिए इस पर गोली चलाई, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। सेठ सोनाचंद धर्मचंद के ऐसा कहते ही राज उठकर खड़ा हो जाता है और पुलिस से कहता है कि दरअसल सेठ सोनाचंद धर्मचंद की 420 का खुलासा करने के लिए उसने ऐसा नाटक किया था। अगर मैं इन पैसों को लेकर भाग रहा था और इसलिए रोकने के लिए इसने गोली चलाई थी, तो उसके लिए तो एक ही गोली काफ़ी थी, लेकिन सेठ सोनाचंद धर्मचंद ने मुझ पर पूरी 6 गोलियां चलाई ताकि मैं जिंदा ना बच सकूं। मुझे इस बात का अंदेशा था, इसलिए मैंने उसमें नकली गोली लगा दी थी। दरअसल सेठ सोनाचंद धर्मचंद मकान बनाने की आशा में गरीब लोगों के द्वारा जमा किए गए सारे पैसे को हड़पना चाहता था। फिर वह उन रुपयों के बारे में भी बता देता है जो सेठ सोनाचंद धर्मचंद ने अपने आदमियों से इस समय छुपा कर रखा था। यह सुनकर पुलिस लोगों की संपत्ति लूटने और राज की हत्या करने के आरोप में सेठ सोनाचंद धर्मचंद को गिरफ्तार कर लेकर चली जाती है। पुलिस को वहां देखकर फुटपाथ वाले और इस कंपनी में पैसा लगाने वाले तमाम लोग वहां आकर इस घटना को देखने लगते हैं। तब राज सारे लोगों के सामने आकर इस बात को स्वीकार करता है कि 100 रुपया में किसी भी हालत में अलग अलग मकान बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, लेकिन सामूहिक रूप से जमा हुए लाखों रुपये में सम्मिलित रूप से मकान बनाकर उसमें एक एक कोठरी सभी लोगों को जरूर दी जा सकती है। अगर ये लोग इसके लिए तैयार हैं तो यह सबको अलग अलग मकान बनाने की जगह एक एक कोठरी बनवा कर देने के लिए तैयार है। इस पर सब सहमति भर देता है और राज की जयकार होने लगता है। राज की जिंदगी में आए इस परिवर्तन के बाद विद्या भी अब इसे अपना लेती है। इसके बाद राज सामूहिक रूप से घर बनाकर सबको दे देता है और सभी लोग आनंद मनाते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म श्री 420 की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।